एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले किए गए ड्राई कावेरी इंजन को 2024 तक इनिशियल सर्टिफिकेशन मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। उत्तम एसा रडार की डेवलपमेंट साइकिल को कम करने के लिए अभी तेजस की LSP-3 यूनिट में भी इसको इंटीग्रेट करके टेस्ट करना शुरू किया गया है। इजराइल की रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से अभी स्पाइस 2000 फैमिली की एक नई वेरिएंट को भारत को ऑफर किया जा रहा है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी 6 एरियल टैंकर्स को लीज पर लेने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें एयरबस की A330 टैंकर की सिलेक्ट होने की चांसेस सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। HAL की तरफ से अभी अपनी अल्फा-S ड्रोन के साथ साथ एक अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड ड्रोन को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि लगातार 90 दिन तक स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर भी उड़ान भर सकता है। और अंत में तेजस के साथ साथ भारत की तरफ से अभी करीब 156 डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए क्लियरेंस दे दिया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट कावेरी इंजन को लेके है। जैसे कि पहले हमने इसके बारे में बात किया था कि एरो इंडिया शो के दौरान DRDO की तरफ से कावेरी इंजन की ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट को डिस्प्ले किया जाने वाला था, जो कि मेनली हमारे फ्यूचर UCAV प्रोग्राम के लिए डेवलप किया जा रहा है। अब ये ओरिजिनल कावेरी इंजन का एक डेरिवेटिव प्रोग्राम था, जिसमें से आफ्टर बर्निंग सेक्शन को यहाँ पे हटा दिया गया है। GTRE के रिपोर्ट के मुताबिक ये जो इंजन होने वाली ऑलमोस्ट 1180 kg के आसपास होने वाली, जो कि इसकी ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि अभी तेजस में जो जनरल इलेक्ट्रिक की 404 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है उसका वजन 1072 kg के आसपास है और उसमें आफ्टर बर्निंग सेक्शन भी मौजूद है। अभी कुछ दिन पहले ये बात सामने आया था कि घातक UCAV में फ्लूइडिक थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इस इंजन के साथ अभी तक ऐसी कोई भी खास मॉडिफिकेशन करने की बात सामने नहीं आई है। पर फिर भी अभी इस इंजन को IFR यानी कि इनिशियल फ्लाइट रिलीज 2024 तक मिलने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि लगभग एयरवर्थनेस सर्टिफिकेट के साथ सिमिलर होने वाली, और ये मिलने के बाद इसे घातक UCAV प्रोग्राम में इंटीग्रेट किया जा सकेगा। पर इसको ऑपरेशनल रोल में नहीं बल्कि इनिशियल प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसमें से आफ्टर बर्निंग वाला सेक्शन यहाँ पे हटा दिया गया है, जिस वजह से हमें अभी सिर्फ इसकी ड्राई थ्रस्ट मिलने वाली, जो कि ऑलमोस्ट 46 से 47 किलोन्यूटन के आसपास की होने वाली है, और ये घातक UCAV प्रोग्राम के लिए सफिशिएंट थ्रस्ट प्रोड्यूस करने वाली है। लेकिन इसका वजन जो है वो थोड़ा ज्यादा लग रहा है और ये आगे चल के थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि अभी इसका वजन 1000 kg से कम होता तो ये ज्यादा सुइटेबल हो सकता था। अगला अपडेट उत्तम एसा रडार को लेके है। एरो इंडिया शो के दौरान अभी तेजस की LSP-3 यूनिट को स्टैटिक डिस्प्ले में दिखाया गया था। इससे पहले इसी यूनिट में तेजस की हाई एंगल अटैक को टेस्ट किया जा रहा था, जिसमें इसको ऑलमोस्ट 8.5G तक खींचा जा रहा था, और अभी इसी में उत्तम एसा रडार को भी इंटीग्रेट करके टेस्ट करना शुरू किया गया। इससे पहले तेजस की LSP-2 यूनिट में उत्तम एसा रडार को इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा रहा था, और अभी LSP-3 में भी इसको फिट किया जाने वाला है। LRD के प्रोजेक्ट डायरेक्टर D शेषगिरी ने बताया कि उत्तम एसा रडार को अभी टेस्टिंग के साथ साथ फेज वाइज अपग्रेड भी किया जा रहा है, और अभी इसकी सभी ऑपरेशनल मोड को क्लियर करके इसको 2021 तक प्रोडक्शन के लिए तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी इसकी डेवलपमेंट और टेस्टिंग प्रोसेस को तेज करने के लिए LSP-3 में भी इसको फिट किया जा रहा है, और अभी इसे तेजस MK-1A प्रोग्राम से पहले ही तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि इसको तेजस की MK-1A वेरिएंट की प्रोडक्शन वेरिएंट में इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा अभी तेजस के LSP-3 यूनिट में एक और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा रहा है, जिसको अभी डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एंड एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डेवलप किया गया है। इससे पहले सभी प्रकार की टेस्टिंग के लिए तेजस की PV-1 मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अभी उसको रिटायर कर दिया गया, जिस वजह से नेक्स्ट टेस्ट बेड के तौर पर यहाँ पर तेजस के LSP-3 यूनिट को सिलेक्ट किया गया है, और अभी इसमें जो भी सिस्टम टेस्ट किए जा रहे हैं वो सभी के सभी तेजस की MK-1A वेरिएंट में और आगे चल के LCAF MK-2 वेरिएंट में हमको देखने को मिलने वाली है। अगला अपडेट रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से है। एरो इंडिया शो के दौरान रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से अभी भारत को एक नई वेपन को ऑफर किया गया है, जिसका नाम स्पाइस 250ER है।
वैसे आप सभी स्पाइस सीरीज के बॉम्ब के साथ काफ़ी फेमिलियर है, क्योंकि इनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बालाकोट के दौरान इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसकी 2000 वाली वेरिएंट का इस्तेमाल किया गया था। वैसे इसके और भी कई सारे वेरिएंट हैं, जैसे कि स्पाइस 1000, स्पाइस 250 और स्पाइस 2000। और अभी इसका एक और नया वेरिएंट है जिसका नाम स्पाइस 250ER रखा गया है। और यहाँ पर स्पाइस के साथ ये जो नंबर जुड़े हुए हैं, ये दरअसल बॉम्ब के अंदर मौजूद वॉरहेड की साइज को दर्शाते हैं और ये पाउंड में है। आमतौर पर इनकी रेंज की बात करें तो 80 से 100 किलोमीटर के अंदर होती है, लेकिन यहाँ पर जो स्पाइस की ER वेरिएंट राफेल एडवांस सिस्टम की तरफ से भारत को ऑफर करने की बात की गई है, इसकी रेंज 150 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, जो कि भारत को आगे चल के काफी बेहतर स्टैंड अप कैपेबिलिटी देने वाला है। लेकिन इसके साथ जो वॉरहेड मिलने वाली है वो लगभग 250 पाउंड की होने वाली है, जबकि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2000 पाउंड की बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी वजह से राफेल एडवांस सिस्टम को ये सवाल किया गया था कि क्या वो भारत को वो स्पाइस 2000 फैमिली की कोई ER वेरिएंट को ऑफर कर सकते हैं। तो इसका जवाब देते हुए राफेल एडवांस सिस्टम की तरफ से ये कहा गया था कि हर तरह के बम का अपना अपना यूज होता है और उसी हिसाब से इनको इस्तेमाल किया जाता है। भले ही स्पाइस 250ER का वॉरहेड छोटा है, लेकिन ये कम से कम 150 किलोमीटर की दूरी से किसी भी हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बना सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की एरियल टैंकर्स को लेके, जैसे कि अभी हमारे पास बस 6 ही IL-78 बेस्ड एरियल टैंकर मौजूद है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर रही है। और टू फ्रंट की सिचुएशन को देखते हुए हमें कम से कम एडिशनल 6 टैंकर की ज़रूरत है। इसके लिए पिछले कई सालों से टेंडर पे टेंडर फ्लोट किए जा रहे हैं, लेकिन इसको लेके अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया, जिस वजह से अभी इमरजेंसी बेसिस पर देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऐसे टैंकर को लीज पर लेने की कोशिश किया जा रहा है और हमारी नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज को अलाउ भी करती है। अब इंडियन एयरफोर्स के इस लीजिंग टेंडर में एयरबस की 330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सबसे आगे चल रहा है। इसमें बोइंग की KC-46 टैंकर भी पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स अभी A330 प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है और अभी शायद 10 साल के लिए ऐसे 6 एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने की कोशिश किया जा रहा है। इन सभी टैंकर को अभी एक ब्रिटिश कंपनी एयर टैंकर से लीज पर लिया जाएगा, जो कि इस बिजनेस में काफी पहले से ही मौजूद है। और अभी रॉयल एयरफोर्स की तरफ से भी जो टैंकर्स का इस्तेमाल किया जाता है उनको भी इसी कंपनी की तरफ से लीज पर दिया गया है। और 2008 से ये कंपनी 14 टैंकर को रॉयल एयरफोर्स को प्रोवाइड कर रही है, जिसमें से 9 एयरक्राफ्ट अभी रॉयल एयरफोर्स की कोर फ्लीट का हिस्सा है, जबकि बाकी 5 नॉन कोर फ्लीट का हिस्सा है। इसके अलावा अभी फ्रांस की तरफ से भी 6 A330 एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या अभी भारत फ्रांस से सीधे इनको लेने की कोशिश करता है या फिर ब्रिटिश कंपनी से इसको लीज पर लेने की कोशिश करता है। अगला अपडेट HAL की कैट्स वॉरियर ड्रोन सिस्टम को लेकर, जैसे कि एरो इंडिया शो के दौरान पहली बार HAL की तरफ से अपने कैट्स वॉरियर अनमैन्ड विंगमैन कॉन्सेप्ट को डिस्प्ले किया गया था, जो कि आगे चल के एक बहुत ही एडवांस सिस्टम बनने जा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कॉन्सेप्ट से डिजाइन फेज में बस 3 से 4 साल में पहुंचने वाली है। इसी बीच 1 या 2 साल के अंदर इसके एक स्केल डाउन मॉडल को तैयार करके उसकी टेस्टिंग करने का प्लान भी किया जा रहा है। ओरिजिनली अभी इसे तेजस के साथ मिलकर ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया और हो सकता है आगे चल के इसको इंडियन एयरफोर्स के अलग अलग एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस MK2 या फिर एमका के साथ जॉइंटली ऑपरेट करने की उम्मीद किया जा सकता है। अभी इसमें सिर्फ स्टैंड अप वेपन को ही फिट करने की बात की गई थी, लेकिन साथ ही अभी अपडेट आ चुकी है कि इसमें एयर टू एयर मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसके डिजाइन के बारे में बात करते हुए HAL की तरफ से बताया गया कि वो अभी इस पर काम कर रहे हैं और अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसमें कुछ स्पेसिफिक चेंजेस को करने के लिए कहा जाता है तो वो फ्यूचर में इसको चेंज कर सकते हैं। अभी तक इसकी फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक और इंजन के बारे में कोई ज्यादा डिटेल नहीं पता है, लेकिन एरो इंडिया शो के दौरान जब इसकी फुल साइज डेमो को दिखाया गया था उसमें एक ट्विन इंजन कन्फिगरेशन देखने को मिला था। अगर हम इसे वर्ल्ड क्लास की सिस्टम के साथ कंपेयर करें तो इसे बोइंग की लॉयल विंगमैन के साथ या फिर रशिया की ओखोत्निक ड्रोन जिसको Su-57 के साथ जॉइंटली ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया था उस कैटेगरी के अंदर डाला जा सकता है। इसका नाम कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम रखा गया था और आने वाले 5 सालों में इसको तैयार करने का प्लान किया गया है और अभी HAL की तरफ से इसके डिजाइन, डेवलपमेंट और बाकी सभी जरूरी सब सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। अगला अपडेट भी इसी के साथ थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है और अभी हम एक और इंडियन मेड सोलर पावर ड्रोन के बारे में बात करने वाले हैं। और इस ड्रोन की बात करें तो एक अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड ड्रोन होने वाला है और इस ड्रोन का नाम इन्फिनिटी रखा गया है। इसके बारे में सबसे पहले 2017 में थोड़ा सा हिंट दिया गया था और अभी बताया जा रहा है कि आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर ये इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल हो सकता है। इसकी ज्यादा इमेज अभी तक पब्लिक नहीं किया गया, जिस वजह से मैं आपको कुछ डेमो इमेज दिखा रहा हूँ, तो आप इसको ओरिजिनल इमेज मत समझिएगा।
ये एक सोलर पावर ड्रोन होने वाली है जो कि 65,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई में लगातार 90 दिन तक उड़ान भर सकती है। अब इसको डेवलप करने का भी भारत का कुछ अलग इरादा है। दरअसल ये HAL की कैट्स वॉरियर सिस्टम का एक हिस्सा हो सकता है और साथ ही इसको अपने आप में ही सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जैसे कि ये एक अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड ड्रोन होने वाली है तो इसमें सभी मॉडर्न सर्वेलेंस इक्विपमेंट जैसे कि सिंथेटिक एपर्चर रडार, GPS और सभी प्रकार की मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद रहने वाली है और इसे भारत दुश्मन के एरिया में काफी अंदर तक नजर रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है या फिर स्वार्म ड्रोन्स को या फिर कैट वॉरियर सिस्टम के अंदर ऑपरेट करने वाले ड्रोन्स को अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए या फिर हमला करने के लिए मदद कर सकता है। सिसिली अल्फा स्वार्म ड्रोन्स या विंगमैन्स को कोऑर्डिनेट अटैक करने के लिए मदद कर सकता है। इसके अलावा ये ड्रोन सीधे लाइव फुटेज को भी इंडियन एयरफोर्स के साथ शेयर कर सकता है और जैसे कि पिछली बार हम सर्जिकल स्ट्राइक किए थे तो वैसे सिचुएशन में हमें लाइव फुटेज देखने को मिलने वाली है। इसे HAL की तरफ से अपने इंटरनल फंड की मदद से डेवलप किया जा रहा है और आगे चल के भारत की कॉम्बैट टैक्टिक्स को पूरी तरीके से बदलने वाली है। वैसे इसको सिर्फ मिलिट्री यूज के लिए नहीं बल्कि सिविलियन एप्लीकेशन में जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट या नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके है। आप सभी को पता होगा कि भारत की तरफ से अभी 2025 तक $5 बिलियन की डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट को हासिल करने का एम रखा गया है और इसके लिए अभी भारत की तरफ से कई मेजर डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने का प्लान किया गया है। अभी एरो इंडिया शो के दौरान फॉर्मली भारत में बनने वाले 156 डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए अप्रूवल दिया जा रहा है, जिसमें तेजस, आर्टिलरी गन्स, टैंक्स और मिसाइल जैसे और भी छोटे बड़े कई डिफेंस इक्विपमेंट शामिल है। इस पूरे लिस्ट में 19 एरोनॉटिकल प्रोडक्ट हैं, 16 न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल इक्विपमेंट हैं, 41 आर्मामेंट या फिर कॉम्बैट रिलेटेड सिस्टम है, 28 नेवल सिस्टम है, 27 इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम है, 10 लाइव प्रोडक्शन सिस्टम है, 4 मिसाइल सिस्टम है, 4 माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है और 7 अलग अलग रैंडम सिस्टम मौजूद है। इन सभी के पहले सिर्फ आकाश सामको और ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने की बात सामने आई थी, लेकिन अभी नाग मिसाइल और अस्त्र मिसाइल को भी ऑफिशियल एक्सपोर्ट करने के लिए क्लियरेंस दिया जाएगा। अब इसमें से हाल ही में काफी पॉपुलर हुई तेजस MK1 को भी HAL की तरफ से एक्सपोर्ट करने का प्लान किया जा रहा है और इसके लिए अभी HAL की तरफ से एक प्राइस टैग को भी सेट करके रखा गया जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो बेस लाइन प्राइस यहाँ पे रखा गया है वो $43 मिलियन के आसपास होने वाली है। HAL के चीफ R माधवन जी के मुताबिक लगभग आधे डजन देश अभी तेजस को खरीदने में इंटरेस्टेड है, जिसमें मलेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, इंडोनेशिया जैसे और भी कई देश शामिल हैं और HAL की तरफ से आगे चल के अपनी सेपरेट लॉजिस्टिक फैसिलिटी को भी इन देशों में बनाने की कोशिश कर रहा है। अगला अपडेट अर्जुन MK1A टैंक्स को लेके है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ही जल्द अर्जुन MK1A टैंक्स के लिए भी फॉर्मल ऑर्डर मिलने वाली है। आप सभी को पता होगा कि अर्जुन MK1A टैंक्स की सभी ट्रायल कंप्लीट हो चुकी है और अभी आर्मी की तरफ से अर्जुन MK1A वेरिएंट की 2 नए रेजिमेंट को अपने फोर्स में शामिल करने का फैसला किया जा चुका है, जिसमें लगभग 118 टैंक होने वाले हैं। वैसे अर्जुन टैंक की जो प्रीवियस वेरिएंट थी या फिर इनिशियल वेरिएंट था उसमें काफी सारे इशू सामने आ रहे थे, जिनको अभी एक एक करके MK1A वेरिएंट में सॉल्व किया गया है और DRDO की तरफ से अब इसमें 71 इंप्रूवमेंट किए गए हैं। इस डील की कीमत लगभग 8,956 करोड़ के आसपास होने वाली है और इसको अभी रेगुलर रूट के अंदर फाइनल करने का फैसला किया गया है। अब अर्जुन टैंक्स की बात करें तो ये काफी हेवी टैंक्स है, जिस वजह से भारत सिर्फ इनको अपने वेस्टर्न बॉर्डर में ऑपरेट करना चाहता है, क्योंकि इनको कभी भी हिमालयन रीजन में ऑपरेट करना इतना आसान काम नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी राजस्थान में ये पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए काफी जबरदस्त फोर्स बनने वाला है। अब टैंक्स के साथ साथ लगभग 5 अलग अलग एंटी टैंक मिसाइल को भी तैयार किया जा रहा है, जिनकी ट्रायल अभी अलग अलग स्टेज में चल रही है और इन 5 में से एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को स्पेशली अर्जुन टैंक के लिए डेवलप किया जा रहा है, जिसको सीधे तौर पर अर्जुन टैंक की मेन गन से फायर किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।